सरकार ने देश के आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए अंतरिम बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। आधारभूत ढांचे की मजबूती पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बजट को लगातार चौथे वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। आज मुद्दा आपका में राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट पेश करने को केंद्र में रखकर जाने की कोशिश करेंगे कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने का इंजन है। नमस्कार, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और मेरे साथ हैं तीन विशेषज्ञ मेहमान। सुधेंदु जे सिन्हा, सलाहकार परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, नीति आयोग, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है। अनुराग जैन, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, मेरे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गोपाल कृष्णा, पूर्व सचिव जहाजरानी मंत्रालय, भी मेरे साथ वर्चुअली ही बातचीत करेंगे। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीति आयोग से जुड़े होने के कारण सुधेंदु जी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो आधारभूत संरचना या ढांचा है उसको जिस तरीके से मजबूती प्रदान की जा रही है और जिस तरीके से 10 वर्षों का पूरा लेखा जोखा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दिया, उसके पश्चात जो वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, क्या माना जाए कि ग्रोथ इंजन है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विकसित भारत का? यह बल्कि कहें कि इस सरकार ने प्रारंभ से ही इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर रखा है जी। और पूरा का पूरा फोकस जो है, पूरा जो ड्राइव है, पूरी पॉलिसी मेकिंग जो है वो इसी पर चल रहा है कि जो विकसित भारत यदि बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। आप जितने भी इंसेंटिव इनिशिएटिव्स देख रहे हैं, जैसे पीएम गति शक्ति है, जैसे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, हर एक का फोकस यही है कि किस प्रकार से अवसंरचना को मजबूत बनाकर देश को विकसित बनाया जाए। अब एक बात और मार्क करेंगे इस बजट में, एक चीज़ जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और अपने ऑडियंस के ध्यान में भी, कि जो हमारा पैराग्राफ 3 है उसमें ये बताया गया कि ये पूरे जो विकास होगा इसका मूलभूत, इसका दर्शन क्या होगा, इसका अप्रोच क्या होगा। और उसमें उन्होंने कहा है कि यह सर्व समावेशी यानी इंक्लूसिव होगा। और इंक्लूसिविटी को भी उन्होंने डिफाइन किया है कि ये इंक्लूसिविटी सोशल यानी सामाजिक स्तर पर और ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्तर पर होगा। यानी कहने का मतलब देश के दूर दराज क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न का इलाका, कोस्टल एरिया, आइलैंड के इलाके, इन जगहों पर जो है ये फोकस में लाए जाएंगे। और इसी प्रकार से पूरा देश जो है ये जो अभी तक अवसंरचना के क्षेत्र में छूटे हुए से थे, वे सब इस मुख्य धारा में आकर के देश को विकसित बनाने का काम करेंगे। जी अनुराग जी, अगर सड़क परिवहन की और राजमार्ग की बात करें तो पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 2.72 लाख करोड़ कर दिया गया है। क्या ये काफ़ी है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी जो है संभावनाएं हो सकती थी, या फिर जब पूर्ण बजट आएगा तब जो है सिनेरियो थोड़ा सा कुछ बदला हुआ नजर आएगा? देखिए, आपने ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो अभी आपने बताया कि 10 लाख से 11 लाख कर दिया, 11%, 11,11,000 करोड़ कैपिटल का आउटले, इसको सही ढंग से अप्रिशिएट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मात्र 4 साल पहले, ये जो इस साल किया उसके पहले जो 10 लाख करोड़ था, उसके 4 साल पहले ये बजट केवल 3,40,000 करोड़ था टोटल कैपिटल आउटले, जो कि मात्र 4 साल के अंदर 3 गुना कर दिया गया। उस 3 गुना करने के बाद आपने 11% वृद्धि और की, तो आज से 3-4 साल पहले जो था ये उसके 33-34% से अधिक वृद्धि हो जाती है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अप्रिशिएट कि किस तेजी के साथ ये बजट बढ़ा है। इसको यदि देखें, पिछले 10 साल की तुलना करें तो अब हम लोगों का कैपिटल बजट जो है ये 5 गुने से ज्यादा हो चुका है। और उसी हिसाब से हमारा आउटकम है, उसी हिसाब से हमारी सड़कें बनती हैं। आपने नोटिस की होंगी कि अब जब डिफरेंट आंकड़े आते हैं तो पुराने समय से सड़कों का जो बनने का दौर है वो लगभग 2 गुने से अधिक हो गया। पहले करीबन 4-4.5 हजार किलोमीटर सड़कें बनती थी, अब हम लोग 10, 11, 12 हजार, इस साल हम 13 हजार किलोमीटर तक सड़क बना लेंगे।
और ये जो सड़क बन रही है इनकी क्वालिटी भी अलग होती है। पहले 2 लेन की सड़कें ज्यादा बनती थी, थोड़ी बहुत 4 लेन की बनती थी। अब हमारी 8-8 लेन और 14-14 लेन की सड़कें भी बनी है। तो यदि लेन किलोमीटर में देखेंगे तो ये वृद्धि आपको और ज्यादा दिखेगी। तो मोटे तौर पे यदि 5 गुना एलोकेशन हुआ है आज से 10 साल पहले की तुलना में, तो कुछ जो सड़कें बन रही हैं यदि लेन किलोमीटर में देखें तो उसी प्रकार की वृद्धि भी आपको नजर आएगी। और उस हिसाब से पूरा एक विजन बनाया गया और विजन के हिसाब से पूरा ये काम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि आप देखेंगे, यदि आपका ध्यान मैं करूं, माननीय राष्ट्रपति जी की जो बात है, माननीय राष्ट्रपति जी ने 2 बातें हमने अभी भाषण में कही कि प्रोजेक्ट्स पहले टाइम में पूरे नहीं होते थे और डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करते थे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पीएम गति शक्ति पोर्टल और अभी शुभेंदु जी ने जैसा बोला लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये सब मैं डीपीआईटी सेक्रेटरी था और मुझे बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ये सब चीजें। उसके चलते, पीएम गति शक्ति के चलते अब हमारी प्लानिंग जो है वो होल और होल ऑफ गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ होती है। उस पोर्टल की वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो बनते हैं वो बहुत बेहतर बनते हैं। दूसरी चीज, उसी के साथ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के सिस्टम्स बने हैं, इश्यूज एस्केलेशन का सिस्टम है। तो सारी डेटाबेसेस जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की वो इंटीग्रेट हो चुकी हैं, एक दूसरे के इश्यूज हम लोग उठा सकते हैं। उसके साथ एक प्रगति का सिस्टम है जहां यदि इशू नीचे लेवल पे तय नहीं हो पाते तो अंततः इवन प्रधानमंत्री जी के लेवल पे जाके यदि तय होना होता है तो वो हो जाता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी महीने में एक बार उसकी बैठक करते हैं। उसके चलते एक्चुअल में इश्यूज रिजॉल्व नीचे बहुत तेजी से होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स टाइम में पूरे होते हैं। क्वालिटी ऑफ प्लानिंग इज बेटर। इसके चलते जो पैसा खर्च हो रहा है वो केवल ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ दैट एक्सपेंडिचर हैज आल्सो इम्प्रूव्ड मैनीफोल्ड। जी, इसके अलावा हम बता दें कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 2.65 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव अंतरिम बजट में रहा है। 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम को लागू किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में एनर्जी, मिनरल सीमेंट कॉरिडोर भी शामिल होंगे और पोर्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि जहाजरानी से जुड़े रहे हैं गोपाल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो हाई डेंसिटी कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। और इससे पहले अगर बात करें 10 साल जो अभिभाषण में जिक्र किया राष्ट्रपति ने, उसमें जिक्र किया कि कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हुई है। ये दोगुनी होनी क्या हमारी बढ़ती हुई गति को दर्शाता है, एक? और दूसरा, ये जो हाई डेंसिटी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा उस प्रावधान को कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पहले तो मैं सिन्हा जी ने जो बोला है उसको और थोड़ा सा उसको बारे में चर्चा करता हूँ कि अमेरिका जो है वो पूरे दुनिया का सबसे विकसित राज्य माना जाता है। और जेम्स पिकर्टन एक बड़े विख्यात लॉजिस्टिक्स के ऊपर वो लिखते हैं और उन्होंने अपनी किताब अ विजन ऑफ अमेरिकन स्ट्रेंथ हाउ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा बिल्ड द यूएसए में लिखा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज द हिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और 1933 न्यू डील से लेकर अगर आप देखें तो जितना गति से इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी देश अपना बढ़ा पाता है उतनी ही गति से उसकी आर्थिक जो है पूरी जो व्यवस्था है वो बढ़ती है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ही तेज है। 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करें तो 2.5 से 3 रुपये की जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी होती है। और अगर हमें जो हम लक्ष्य रख रहे हैं अपना एक बहुत ही विकसित राज्य बनना, अगले 3-4 साल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होना और उसके बाद में और अगले 20 साल के अंदर दुनिया की प्रथम या दूसरी नंबर की इकोनॉमी होने में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। जो अभी अनुराग ने बोला कि ये पॉलिसी मेजर जब हम कॉम्प्रिहेंसिवली लेते हैं, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बन रहा है कि हमें सड़कें बनानी है, रेल बनानी है, बंदरगाह पोत बनाने हैं, एक उसके साथ हमारी पूरी जो पॉलिसी है वो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है, एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, जो कि 15-20 साल पहले हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पर निर्भर करते थे। किसी चीज पर ऐसा नहीं था कि हम, इसलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग हर समय जो है वो टिका हुआ था 16, 17, 18% पर। अब ये कोशिश है कि ये जाकर 25%, 24% जीडीपी का इसका भागीदारी हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस मिले, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए स्वाभाविक तौर पर हमारे बंदरगाह और जो पोर्ट्स हैं हमारे, वो बड़े आधुनिक, बड़े
और जिससे वो जितनी बड़ी बड़ी जहाज दुनिया के हैं वहां आ सके, वो ऐसे हमें बंदरगाह बनाने पड़ेंगे, हमें अपने पोर्ट बनाने पड़ेंगे। और अगर हम देखें 2015 में एक विजिंगम नाम का पोर्ट बन रहा है इस समय त्रिवेंद्र माने केरला स्टेट के अंदर, वो और 2 महीने के अंदर चालू होगा। वो बहुत बड़ा योगदान देगा कि हमारा जितना जो कार्गो है वो अभी कोलंबो या सिंगापुर या पोर्ट क्लैंग या इस तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ अबू धाबी, इन सब पोर्ट्स के जरिए जाता है। तो हमारा सीधा देश से विजिंगम से हमारा जो है ट्रांसशिपमेंट का जो ये बड़ा हब बनेगा। इसी तरीके से हाल में चर्चा में वधावन पोर्ट है। हमने पहली बार ये सोचा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स हैं, 24,000 25,000 जो कंटेनर लेती हैं, उसके लिए हमारे देश के अंदर कोई ऐसा बंदरगाह नहीं था जो वहां उसको ले सके। और पहली बार अब ये वधावन में महाराष्ट्र के अंदर ये पोर्ट जो है उसका काम चालू होने वाला है। वो कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया 2020 में, फिर सारी क्लियरेंसेज अभी मिली हैं, महीने भर पहले क्लियरेंसेज उसकी मिल रही हैं, अब काम चालू होगा। वो दुनिया का चौथा या पांचवा नंबर कंटेनर पोर्ट बनेगा जब वो और जी 4 साल में बन के कंप्लीट होगा। तो ये आप देखें कि चारों तरफ से, चाहे उसमें रेलवे कॉरिडोर देखें, जो अभी 3 रेलवे कॉरिडोर की जो बात आपने करी, तो एक जो है पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए है, एक हाई डेंसिटी कार्गो के लिए है, और तीसरा स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सीमेंट का अलग पोर्ट, स्टील का अलग पोर्ट। तो ये बहुत बड़े तौर पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, वो आगामी समय में भारत को एक विकसित राज्य बनाने में योगदान देगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर एक बहुत बड़ा इसका एक योगदान रहेगा। जी सुधेंदु जी, यहाँ पर जिस तरीके से 3 विशिष्ट रेलवे कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है और ये कनेक्ट किए जाएंगे बंदरगाहों से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, ये अपने आप में कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज, बल्कि कहें कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसको इस तरह से समझें कि करीब 400 से ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बंडल किया गया है, और 400 प्रोजेक्ट्स को बंडल करके इस 3 स्ट्रीम में उनको 3 क्लस्टर में बनाया गया, जिसको एक हम पोर्ट कनेक्टिविटी कह रहे हैं, एक हाई डेंसिटी के जो कॉरिडोर, जहाँ क्योंकि अभी रेलवेज में क्या समस्या है, 15% जो इसका मार्ग है वो 65% जो है वो ट्रैफिक बियर करता है। तो ये 15% बिल्कुल जो है सैचुरेटेड एरिया है। इनको कैसे डी बॉटलनेक करें, ये दूसरा क्लस्टर हुआ। और तीसरा, जैसा आपने कहा, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के कॉरिडोर। तो 400 प्रोजेक्ट्स को करके यदि आप टोटल एलोकेशन इन पर जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर इनके खत्म होते होते करीब 10 लाख करोड़ रुपया, 9 और 10 लाख के बीच में इतना इन्वेस्टमेंट इनको ज़रूरत होगा। और एक बहुत बड़ा विजन के साथ इसको किया गया है। ऐसा नहीं कि ये खत्म होने के बाद एक लंबे समय तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मूवमेंट को, पूरे कंट्री के मोबिलिटी को, मॉडल शेयर को ट्रांसफॉर्म करने में ये मदद करेगा। पिछले 10 वर्षों में आप देखिए करीब 5 गुना बढ़त जो है वो करीब 8 गुना बढ़त रेलवेज में जो है वो कैपेक्स में हुआ है जी। नॉर्थ में, मतलब रोडवेज में 16 गुना बढ़त है, रेलवेज में 8 गुना का बढ़त है। उसी तरह से पोर्ट्स में जो है वो 4 गुना का बढ़त किया गया है। और इस प्रकार का बढ़त, इतना गुना में बढ़त है, बढ़त कुछ हज़ार में नहीं है, कई एक्स मल्टीपल टाइम्स में बढ़त हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो 3 क्लस्टर में ये बनेंगे तो रेलवेज में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, और पूरे देश में जो मोबिलिटी है इसका एक नया डेफिनेशन एक तरह से समझिए इमर्ज करेगा। जी जी। अनुराग जी, ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, माना जा रहा है कि पीएम गति शक्ति के तहत कहीं ना कहीं इन प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। पीएम गति शक्ति के तहत बहुत सारे जो एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है, जिसमें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज के लोग और बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग, बिकॉज एक प्रोडक्शन सेंटर हुआ, एक कंज्यूमर सेंटर हुआ, उनको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके चलते प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए, कहाँ से कहाँ माल जाता है, पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया। उसके चलते कौन सी सड़क बनाई जानी चाहिए, कौन सी रेलवे कॉरिडोर बनाई जानी चाहिए, उसके प्रोजेक्ट्स के निर्णय हुए। इस प्रकार के कुल, जैसा मुझे याद है जब मैं डीपीआईटी सेक्रेटरी था, 190 से कुछ ऊपर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए, और उन प्रोजेक्ट्स को अब क्रियान्वित किया जा रहा है। उसमें से 108 प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारी मिनिस्ट्री करे, शेष जो है रेलवे मिनिस्ट्री के हैं।
तो ये जो मल्टी मॉडल है, अभी जैसे क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्यों ज़्यादा आती है? पहले कहीं पर भी माल होगा, हर पॉइंट पर तो आपका हर चीज़ पहुंच नहीं सकती, शुरुआती कुछ दूर तो उसको आपको सड़क से लाना पड़ेगा। तो सड़क से जब लाते हैं तो शहर के बीच में स्पीड किसी भी ट्रांसपोर्ट की बहुत कम हो जाती है। तो हम लोगों ने अपने विजन में रखा है कि एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर्स बनेंगे। जैसा आपने देखा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जैसे मैं सिर्फ उसी को एज एन एग्जांपल समझाऊं, तो आज ट्रक को आने में लगभग 3 दिन लगते हैं। जब दिसंबर 24 में ये हमारा कॉरिडोर पूरा हो जाएगा तो ट्रक को लगने वाला टाइम मात्र 30 घंटे पे आ जाएगा। और एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए, देखा गया कि उसमें डीजल की कम बचत जो होती है वो करीब करीब 40-42% होती है। तो ट्रक के भाड़ा करीब आधे से कम हो गया, मैन पावर कॉस्ट आधे से कम हो गई, डीजल कॉस्ट 40% कम हो गई। तो कुल मिला के लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी आधी हो गई। मल्टी मॉडल के कंसेप्ट ये कहा गया कि जब ये एक्सचेंज होना होता है तो वो जगह एक ही जगह हो, कि वहीं से रेल चालू हो, वहीं से तो जो ट्रांसफर है फ्रॉम रेलवे टू रोड और रोड टू रेलवे या सिविल एविएशन, वहाँ पे भी मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो पोर्ट होती है। तो पोर्ट में जो सामान है, रेलवे ऐसा ना हो कि 3 किलोमीटर दूर रुक जाए। यदि रेलवे 3 किलोमीटर दूर रुक जाएगी तो आपको एक हैंडलिंग उसकी लोडिंग अनलोडिंग की करनी पड़ेगी। तो रेलवे का काम पोर्ट के अंदर तक जाना चाहिए। इसी प्रकार से नेशनल हाईवे जो है उसे पोर्ट के अंदर तक लेके जाना चाहिए, जिससे कि सीधे मशीनों से उठा के उसे शिप पे लोड किया जा सके। तो इससे आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। तो इस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट के लोगों ने इंटीग्रेटेड तरीके से सोच के गैप्स निकाले, और उन गैप्स वाले प्रोजेक्ट्स को अब डीपीआर बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, कंस्ट्रक्शन करना, वो अलग अलग फेजेस में है। तो शीघ्र ही अगले कुछ 2-3-4 साल में ये आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग सब सारे डिपार्टमेंट पीएम गति शक्ति के कंसेप्ट के अंतर्गत मिलके काम कर रहे हैं। जी गोपाल कृष्णा जी, G20 के दौरान एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारत, मध्य एशिया और यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई, उस पर शायद काम भी शुरू हो रहा है। तो उस गलियारे की सफलता के लिए भी हमारा जो आंतरिक आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होना चाहिए, इसलिए भी ये सब प्रावधान इस अंतरिम बजट में किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने बताया कि ये कॉरिडोर को अगर हमें सक्सेस करना है तो इसको जरा अगर हम देखें कि हाइफा में इजराइल के अंदर जो पोर्ट है उसमें भारत की प्रेजेंस ऑलरेडी आ चुकी है। वहाँ एक भारत की निजी कंपनी ने वहाँ एक टर्मिनल लिया हुआ है। उससे आगे अगर चलें तो यूरोप के बिल्कुल साउथ टिप में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रेजेंस हो। अभी नाइजीरिया के अंदर, यूएई में भी हमारा फुटप्रिंट वहाँ जा रहा है। और इधर जैसे मैंने बताया, वधावन तो बिल्कुल ही उसी कॉरिडोर पे पड़ रहा है। वो स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा इस कॉरिडोर का। और ऊपर जो है वो कांडला, कांडला में भी नया एक हम टर्मिनल बना रहे हैं कंटेनर के लिए। तो ये सब जितने भी इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं वो खाली ये कॉरिडोर नहीं, ये कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखें, जैसे इस कॉरिडोर के अंदर थोड़ा डिसरप्शन है क्योंकि वो जो युद्ध चल रहा है। तो हमारे को कई तरीके से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना जो जो रास्ते हैं हमारे, जो समुद्र के रास्ते हैं, वो कई कॉरिडोर से यूएसएसआर के थ्रू भी हमारा ये है कॉरिडोर। एक नया कॉरिडोर है थ्रू चबार पोर्ट। वो एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो कि ईरान के थ्रू होते हुए और सेंट्रल एशिया के थ्रू होते हुए रशिया में जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल जो ये कॉरिडोर्स हैं उन पर चिंता है, काम चल रहा है विभिन्न तरीके से, जिससे भारत का जो माल है वो सबसे सस्ते तरीके से और जल्द से जल्द, जो अभी अनुराग ने बोला, खाली सस्ते तरीके से नहीं पहुंचना चाहिए, जल्दी भी पहुंचना चाहिए, उससे भी कॉस्ट कम होता है। और तभी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव अगर होगी तो हम और देशों के पर्दा में हमारा माल जो है वो ज्यादा बिकेगा, बाहर जो है आसानी से बिकेगा। तो इस सारी चीजों पर एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अंदर कनेक्टिविटी हो, बाहर कॉरिडोर्स बिल्ड हों, हम और देशों में जाकर अपना पोर्ट लें, भारतीय कंपनियां पोर्ट लें वहां जाकर, जिससे हमारे को बिजनेस में आसानी हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सरकार काम कर रही है। और हर सेक्टर में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी सेक्टर हैं, और जो 10 लाख करोड़ का बजट है उसमें खाली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं है, उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जो महत्व है वो बहुत ही इसका
लाभ दिखेगा आगामी वर्षों में। सुधेंदु जी, ये मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा एक बात, और एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा दूसरी बात। अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो एक ज़माना था जब हम लोग जो हैं डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़े आयातक देश थे, अभी भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो जो है मात्रा धीरे धीरे काफ़ी घटी है और हम अब एक एक्सपोर्ट करने वाले देश भी बन गए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर भी उस पर भी लगातार काम चल रहा है, वो काम और मजबूती से चले और उस कॉरिडोर में कुछ और आयाम जुड़े। क्या इसका भी प्रावधान है इस अंतरिम बजट में? क्या है ना, क्योंकि प्रयास यही है जैसा आपने बताया कि कुल मिलाकर के एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत डेवलप होना चाहिए, एक नेट एक्सपोर्टर नेशन के रूप में डेवलप होना चाहिए। बड़ा एस्पिरेशन हमारा है, क्योंकि आयात करके आप विकसित नहीं हो सकते, आप एक ग्लोबल फुटप्रिंट नहीं बना सकते जब तक कि आप एक्सपोर्ट वाले एरिया में नहीं जाएंगे। इसके लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहले चीज़ तो ये है कि सप्लाई चेन पर आपका गिरफ्त रहे, जैसे कि अवसंरचना उसमें आपको सपोर्ट करता है। दूसरा चीज़ आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटेटिवली बेस्ट रहें, उनमें क्वालिटी का कोई चैलेंज ना हो। तीसरा, आपका दाम जो है वो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव हो। और अंतिम चीज़ कहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो एथिकली साउंड हो, यानी कि वो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल तरीके से बना हो। ये चार जब क्वालिटी पैरामीटर्स आपके प्रोडक्ट में आएंगे तो आप ग्लोबली बेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। प्रयास देखिए, आप पूरा का पूरा बजट का देखिएगा तो थियरी वो है कि इसी दिशा में ये लेकर के चल रहा है। और एक मोटी सी बात जो हम लोग समझते हैं वो ये समझते हैं, यदि देश को आप जितने भी % पर बढ़ाना चाहते हैं जीडीपी को, लेट से आप 8% का दर चाहते हैं, तो अवसंरचना को आपको 2% आगे ले जाना पड़ेगा, यानी 10 पर ले जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अवसंरचना जो है वो ग्रोथ इंजन है, 2% आगे रहेगा तब ना इंजन के रूप में वो आगे उसको खींच सकेगा, इसीलिए उसको ये कहा जाता है। जी जी जी, तो इसका मतलब आने वाले समय में जो है संवेद रूप से हमें आगे बढ़ना होगा। अनुराग जैन जी, अंतरिम बजट आ गया है, अंतरिम बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं और 10 बरस में जो हमने गति पकड़ी है वो गति जो है आने वाले समय में और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उसका एक खाका इस अंतरिम बजट में खींचा गया है। लेकिन क्या कोई बजट अपने आप में पूर्ण होता है बिना जन भागीदारी के? और जन भागीदारी हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए तय करना कितना ज़रूरी है? एक्चुअल में जब हम लोग प्रोजेक्ट्स जो डेवलप करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि हम इसकी प्लानिंग जब कर रहे हैं तो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, तो सारे जो मिनिस्ट्रीज के इनपुट है वो आ जाते हैं। उससे हम लोगों ने जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन की बात कही, तो अमृत काल 2022 से 2047 तक क्या होने वाला है, हम लोग अब भी जो एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर्स हैं, जो ऐसा शुरू में मैंने बताया था दिल्ली मुंबई का उदाहरण देके, तो ऐसे अभी करीब हमारे 4000 किलोमीटर के बने हैं, 6000 किलोमीटर के और अंडर कंस्ट्रक्शन। पर इस पार्ट ऑफ द विजन हम इसको बढ़ा के 50,000 किलोमीटर तक ले जाएंगे। अब एक ये मोटी बात हो गई कि हमने पीएम गति शक्ति नेटवर्क जिसपे सारी चीजों के डेटा है, उससे हमें पता चला कि यहाँ से यहाँ मटेरियल मूवमेंट होना है। उस मटेरियल मूवमेंट के हिसाब से हम लोगों ने कहा कि हमें एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनानी है। पर जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनेगा तब उस प्रोजेक्ट में वहाँ पे डीपीआर के रूप में जब लोग जाके काम करेंगे तो वहाँ के गांव वालों से, जो शहर बीच में पड़ेंगे, उनसे कंसल्टेशन होते हैं। तो खाली आपने यहाँ से यहाँ तक सड़क नहीं बनानी, उस बीच में लोगों की जिंदगी है, वहाँ पे लोगों के बाजार है, कंज्यूमर सेंटर्स है, तो किस प्रकार से कहाँ कनेक्टिविटी देनी है, कहाँ किसानों के लिए अंदर से आने जाने का हमें व्हीकल अंडरपास या पैसेंजर अंडरपास बनाने की जरूरत है, वो सारी चीजों की कंसल्टेशन की जाती है, जिससे कि फिर लोगों को साथ एक उसका जो लाभ है वो सारे लोगों को महसूस हो। एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात होती है जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पेसिफिक रूप से ध्यान आकृष्ट करते हैं हम लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यूज में, कि आसपास की जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं हैं, कि उसके पूरे इलाके कोई नेटवर्किंग किस प्रकार से हो, वहाँ का रिलीजियस टूरिज्म है, वहाँ का नॉर्मल टूरिस्ट सेंटर है, इकोनॉमिक और कंज्यूमर सेंटर्स है, उसकी कनेक्टिविटी इस हाईवे के साथ कैसे हो, उस सब चीज के लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है।
यदि आप अच्छा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो जब आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा होगा उस समय लोगों के विरोध आएंगे और लोग अपना झंडा लेके बीच में खड़े हो जाते हैं। उन चीजों से बचने के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। जी जी, और कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं इसी विषय में थोड़ा सा जो है इसी कारण थोड़ा सा देरी हो गई इस प्रोजेक्ट में, क्या ये माना जाए? बुलेट ट्रेन के बारे में आई विल नॉट कमेंट, उसके कुछ और इश्यूज भी हैं, हालांकि मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट एरिया। जी बट एसपी गति शक्ति उस प्रोजेक्ट को बीच में मैंने देखा था, वहां पे थोड़ा लैंड एक्विजिशन का इशू भी है, वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज भी हैं। सो लेट मी नॉट कमेंट ऑन एनी अदर डिपार्टमेंट, बट जब एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना, प्लान करना, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में सारे इश्यूज निकालना। एक अच्छे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का ये काम भी होता है कि आप लैंड एक्वायर कर लें, और कई प्रकार की जो चीज़ें हो जाती हैं लैंड एक्विजिशन में, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है कि अब लैंड एक्विजिशन हैज़ नाउ फाइनली कम थ्रू, और अब जैसी की उम्मीद है कि वो काफ़ी जल्दी अब वो प्रोजेक्ट भी पूरा होना चाहिए। जी जी, गोपाल कृष्ण जी, क्या तकनीक का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है? तकनीकी रूप से बहुत दक्ष सरकार ये मानी जाती है, चाहे डिजिटल इंडिया की बात की जाए या फिर ब्रॉडबैंड इस्तेमाल की बात की जाए या ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात की जाए, बहुत तेज़ गति से काम चला है। लेकिन अब एक और डायमेंशन जुड़ गया है एआई का, तो एआई का भी कोई स्कोप है इस जो है भारतीय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए? आखिरी कमेंट। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल फील्ड है और उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका बड़ा योगदान रहेगा। जैसे आपने डिजिटाइजेशन बोला, तो अब जो है पहले कागजों का आना जाना होता था, बहुत ज्यादा हार्ड कॉपीज चलती थी, कस्टम क्लियरेंस हो या बिल ऑफ लेडिंग हो, ये सारी चीजें अब आजकल जो है हम अब इसको ऑनलाइन ही कर पा रहे हैं, तो उससे जल्दी से जल्दी माल का आना जाना, लॉजिस्टिक्स पर इसका बड़ा असर है। एआई को किस तरीके से हम रखें, कौन से ट्रक आए, और वो देखिए छोटा सा उदाहरण है, सामान बंदरगाह से लेना है, वो ट्रक कौन सा ऐसा आना चाहिए जो सामान लेकर वापस उसी जगह जाए, और माने जो वापस ट्रक उसी जगह वापस जा रहा हो, अगर वो हम चिन्हित कर पाए, कितना लॉजिस्टिक इसमें कॉस्ट बचेगा। नहीं तो अभी ये होता है कि वो ट्रक नागपुर से आता है, सामान लेता है और खड़ा रहता है। तो ये इस टाइप की एआई का बड़ा उपयोग बिल्कुल हो सकता है। जी, समय समाप्त हो रहा है। मैं चाहूंगा कि चलते चलते सुधेंदु जी से भी एक आखिरी टिप्पणी कि क्या हमने जो तय किया है गोल या हमने जो लक्ष्य तय किया है उसकी और हम लोग बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाले हैं, तमाम चुनौतियों चैलेंजेस के बावजूद भी। हम तो जो भी इस दौरान आप देखें जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हमेशा उससे ज़्यादा ही अच्छा होता जा रहा है। इसी के चलते लक्ष्य भी हर बार धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाने हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं और जिस तरह से ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम हो रहा है, निश्चित ही हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधेंदु जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत सारे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। गोपाल कृष्णा जी, आपका वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनुराग जैन जी, आपका भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।